ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आ जाइए फिर आज की क्लास में। पंकज, राहुल, मोहम्मद, मिट्टू, राहुल, नंदिनी शर्मा। मैम क्लास नहीं चल रही है, क्लास चल गई बेटा। राहुल गुप्ता आ चुके हैं, अरविंद आ चुके हैं। एम के कह रहे देवी जी कहाँ गई आप? देवी जी ये रही। हाँ जी, क्लास चल चुकी है। चलो फिर करें अपनी आज की क्लास स्टार्ट। ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है ना? हाँ जी, ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है। स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। एक बार कमेंट करना बेटा, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम क्लास नहीं चल रही है। बेटा क्लास चल गई है ना यार? मैं 5 मिनट से पूछ रही हूँ सबसे, इसका मतलब क्लास चली नहीं है क्या? हाँ 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 हाँ, फटाक से बताओ यार। क्लास लाइव हो गई क्या? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है क्या? ओके, यस मैम, ठीक है। चलो आ जाइए। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बेटा ब्लड चैप्टर के बारे में। ब्लड में हमने प्लाज्मा कंप्लीट कर लिया था, आरबीसीज के बारे में पढ़ लिया था। आरबीसीज जिनका दूसरा नाम क्या होता है? आरबीसीज को बोलते हैं हम अरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज को हम अरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। बेटा साइट शब्द का मतलब हमेशा होता है सेल, कोशिका, सेल। और अरिथ्रो का मतलब होता है रेड, लाल। लाल कलर वाली सेल्स को हम दूसरे किस नाम से जान सकते हैं? अरिथ्रोसाइट नाम से जान सकते हैं। तो हमने पढ़ा था अरिथ्रोसाइट्स कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में। कितने दिन सरवाइव करती हैं, क्या काम होता है? फिर मैंने पढ़ाया था कि आरबीसी कहाँ बनती हैं, कहाँ जाके मरती हैं, आरबीसी का ब्लड बैंक किसको कहते हैं। ये सारी क्लासेस हमने कल कर ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा आरबीसी का काम क्या होता है। तो कल मैंने पढ़ाया था कि आरबीसी जो होती हैं वो ऑक्सीजन और CO2 दोनों गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती हैं, है ना? और एक चीज पढ़ाई थी मैंने कि आरबीसी का लाल कलर किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से है ना? अब बच्चा, कल हमने क्लास यहां छोड़ी थी कि बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, है ना? बंद कमरा, अगर आप कमरा बंद कर देते हो सर्दियों के मौसम में तो आग वाग तापने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक अंगीठी जलाते हैं जिसके अंदर कोयला होता है। और कोयले में क्या होता है आप जानते हैं? कार्बन होता है। कोयला होता है किसका बना हुआ है? कार्बन का। तो आपने ये कमरा बंद कर लिया। कमरे बंद का मतलब है बाहर से एयर नहीं आ पा रही बेटा। गाड़ी बंद कर ली, गाड़ी का इंजन चालू है, आपने हीटर चला लिया तो इंजन से भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। गाड़ी के शीशे बंद कर लिए, दम घुट के मर गए इतने लोग। ऐसा क्यों होता है ये आप सुनिए जरा। तो आपने कमरा बंद कर दिया तो कमरे में आपने क्या जला लिया? अंगीठी जला लिया। अंगीठी में क्या है? कार्बन, कोयला। कोयले में क्या? कार्बन। ठीक है, कार्बन हो गया। अब कमरा बंद करा है तो प्रॉपर तरीके से एयर नहीं आई। एयर नहीं आती है तो बेटा ऑक्सीजन नहीं आती है। और आप सब जानते हो आग लगाने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए, फ्यूल ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए, कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो इस कार्बन को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई क्योंकि आपने कमरा बंद कर दिया। तो बेटा यहां से बनता है CO। CO को कहते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही गाड़ियों के इंजन से भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है बेटा। तो आपने गाड़ी के शीशे बंद कर लिए तो वहां पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब आप इस कमरे में बैठे हो जिस कमरे में अंगीठी चला है, और उस कमरे में क्या आ गया है? उस कमरे में CO आ गया है। CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सांस लोगे तो आप एयर के साथ हमारे खून में क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? तो बेटा ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा और इसे कहते हैं कार्बोक्सी मोनो हीमोग्लोबिन। इसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सी मोनो हीमोग्लोबिन कहते हैं बेटा। ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन को हटा देगा। कल मैंने पढ़ाया था कि हमारे बॉडी में जो हेमोग्लोबिन है उसके साथ क्या जुड़ना चाहिए? ऑक्सीजन। हम कौन सी गैस पे जिंदा रहते हैं? ऑक्सीजन गैस पे जिंदा रहते हैं, है ना? हमारी सेल्स को क्या चाहिए बेटा? हमारी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन अब आपने कमरा बंद कर लिया तो बेटा वहां पर तो ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी हो गई तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो आपने सांस लिया तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून में बहुत जल्दी घुलता है बेटा।
ऑक्सीजन से भी 200 गुना ज्यादा हमारे बॉडी में जो खून होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड घुलता है। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट सोल्यूबल गैस इन ह्यूमन ब्लड, मनुष्य के खून के अंदर सबसे जल्दी घुलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ना चाहिए था ऑक्सीजन, जुड़ गया यहाँ पे क्या? ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जुड़ जाएगा। और बेटा ये जुड़ गया तो हमारी सेल्स के पास अब क्या नहीं पहुंचा? ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा, हमारी सेल्स के पास एनर्जी की कमी हो जाएगी, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऐसे इंसान का दम घुटना शुरू होएगा, उसे मीठी सी नींद आएगी और बाद में उस इंसान का दम घुट घुट के वो मर जाता है बेटा। इसीलिए हम कहते हैं CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है बेटा। ये कैसी गैस है? ये टॉक्सिक गैस होती है बेटा। इसी को कहते हैं मीठी नींद लाने वाली गैस। इंसान को लगेगा कि उसे नींद आ रही है, मीठी निंद्राकारी गैस कहते हैं। हल्की हल्की उसको नींद आएगी बेटा और फिर उस इंसान का दम घुटने लग जाएगा, तो इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं, इसे सफोकेटिंग गैस भी कहते हैं। तो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन से ज्यादा जल्दी कौन सी गैस ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है? तो कौन सी गैस? CO। O बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड। मीठी नींद का मतलब है बहुत जल्दी सो जाएगा इंसान। मीठी नींद का मतलब ये है बहुत गहरी नींद में चला जाएगा, और वो गहरी नींद नहीं है, वो धीरे धीरे उसका बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, उसके सेल्स टिश्यूज काम करना बंद कर रहे हैं। इसे कहते हैं मीठी नींद बेटा। ठीक है, तो जब भी आप कभी भी ऐसे जाम वाम में ट्रैफिक व्रैफिक में फंस गए हैं तो गाड़ी के शीशे डाउन रखें। आप अपने घर में अंगीठी जला रहे हो, सो रहे हो, आपको लगता है नींद आने वाली है, आग तापनी है, तो बेटा खिड़की विड़की खोल के रखना चाहिए। ठीक है, तो ये नॉलेज आपके जीवन में भी काम आएगा। तो इससे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बने कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा जल्दी गैस कौन सी जुड़ती है? कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाती है। किसको रिप्लेस कर देगी बेटा? ये रिप्लेस कर देती है ऑक्सीजन को। जुड़ना चाहिए था ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की जगह खुद जुड़ गई। और खुद कौन जुड़ गया? तो CO को जहरीले गैस कहते हैं, मीठी नींद लाने वाली, दम घोटू, और ये इंसान की लास्ट में डेथ कर देती है, मार देती है इंसान को। इसलिए कभी भी गाड़ी बंद करके, शीशे बंद करके उसमें हीटर नहीं चलाना चाहिए अगर आप 2-3 घंटे बैठ रहे हो उसमें। तो टॉक्सिक का मतलब होता है बेटा जहरीली, जहर पैदा कर देगी आपके बॉडी में। ठीक है, चलिए ओके। तो ये क्वेश्चन कल की क्लास में रह गया था, ये मैंने आप बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब लिखेंगे हम डिजीजेस ऑफ RBC। डिजीजेस ऑफ RBC, RBC से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हमारे बॉडी में हो सकती हैं? RBC का काम कल समझा दिया था, एक पॉइंट ये आज समझा दिया है। अब बात करते हैं मैम RBC से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, यानी कि वो बीमारियां जो किससे होती हैं? जो RBC से संबंधित हैं। कौन कौन सी हैं जरा लिखिए बेटा। RBC जितनी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए। अब मान लो किसी में RBC की संख्या में कमी आ गई, RBC डिक्रीज हो गई, मैंने सिंबल लगा दिया है डिक्रीज का। ये नीचे के सिंबल क्या होता है? डिक्रीज होना, कमी आना। किसी के बॉडी में RBC की कमी आ गई, कल मैंने लिखवाया था ना 4 से 5 मिलियन तो होनी ही होनी चाहिए। अब किसी में कम आ गई RBC कम यानी कि खून कम। कल मैंने बताया था RBC इज द मेन सेल ऑफ ब्लड। बेटा RBC इज द मेन सेल ऑफ ब्लड। RBC का मतलब ही खून, खून का मतलब ही RBC। तो आप बताइए अगर किसी इंसान में RBC की कमी, इसका मतलब खून की कमी, और खून की कमी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनेमिया कहते हैं, और हिंदी में रक्तलापता कहते हैं। रक्तलापता का मतलब होता है बेटा खून की कमी। ठीक है, अब अगर किसी में मैम RBC ज्यादा हो जाए तो कुछ नुकसान होता है क्या? हाँ, RBC अगर बहुत ज्यादा हो गई, देखो 1000, 2000, लाख ज्यादा होना नहीं, आनी चाहिए थी 4 से 5 मिलियन। 100 ml HB में आ गई 20 मिलियन, तो उसे कहते हैं ज्यादा होना। तो RBC जब बहुत ज्यादा हो जाती है, RBC की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ गई RBC, तो बेटा उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। इसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया या पॉलीसाइफोनिया कहते हैं, या
पोलीसाइफोनिया कहा जाता है। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी है? पोली शब्द का मतलब हमेशा ज्यादा होता है बेटा। तो पोलीसाइथेमिया कंडीशन में क्या होता है, एग्जामिनर पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? पोलीसाइथेमिया वो कंडीशन है जिसके अंदर आरबीसी की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, आरबीसी बहुत ज्यादा हो जाती हैं, बाकी ब्लड सेल्स कम होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसे इंसानों की इम्यूनिटी में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसे इंसानों की इम्यूनिटी में कमी आ जाती है। साथ में ऐसे इंसान की स्किन के ऊपर ऐसे काले काले से धब्बे पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि आरबीसी ब्लास्ट होना शुरू हो जाती हैं, आरबीसी फटना शुरू हो जाती हैं, आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है तब। ठीक है, तो आपको ये सब तो नहीं लिखना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पोलीसाइथेमिया वो कंडीशन है जहां आरबीसी की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। अनेमिया वो कंडीशन है जहां पे आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है और इंसान में खून की कमी होती है। फिर डॉक्टर कहता है आपको खून चढ़ाना पड़ेगा, या अपनी डाइट अच्छी रखिए ताकि आपके बॉडी में खून सही मात्रा में बन सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला तीसरा 3 नंबर पे, 3 नंबर पे आता है बेटा एक माइल्ड अनेमिया। कौन सा? माइल्ड अनेमिया। हिंदी में इसका कोई अलग नाम नहीं है बेटा, इसको माइल्ड अनेमिया ही बोलेंगे। बेटा ये कैसे होता है, सुनिए, एक विटामिन B6 होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन आगे पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पढ़ाएंगे B6। ये क्या करता है? ये आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है बेटा, ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। ये हमारी बॉडी में अगर आप विटामिन B6 वाले सोर्सेस खाओगे, जिनमें विटामिन B6 भर भर के है, भरपूर मात्रा में है, वो आप खाओगे तो बेटा आपके बॉडी में खून भी बनेगा, आरबीसी भी बनेगा। तो आरबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन कौन सा है? Which vitamin is helpful in formation of RBC? तो आप कहोगे विटामिन B6। अब अगर आप ढंग से, ठीक है, अब अगर आप ढंग से नहीं खा पाते हो विटामिन B6, तो आपके बॉडी में आरबीसी सही से नहीं बनेंगी, सही से नहीं बनेंगी तो इस कंडीशन को कहते हैं माइल्ड अनीमिया। हल्का सा अनीमिया हो जाएगा, हल्की फुल्की खून की कमी हो जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा विटामिन आरबीसी के निर्माण में सहायक है? विटामिन B6। किस विटामिन की कमी से माइल्ड अनीमिया हो जाता है? आप कहोगे विटामिन B6 की कमी से। चलिए अगला नेक्स्ट विटामिन, नेक्स्ट आरबीसी की बीमारी कौन सी है? तो आप लिखो सिकिल सेल अनीमिया। पहले ये पढ़ लो, सिकिल सेल अनीमिया। सेम नाम हिंदी में बेटा, सिकिल सेल अनीमिया। हिंदी में भी क्या बोलेंगे इसे? सिकिल सेल अनीमिया। क्या होता है इसमें? आपको याद है मैंने कल आपको पढ़ाया था कि आरबीसी का आकार कैसा होता है? कल मैंने पढ़ाया था आरबीसी अंडे के आकार की होती हैं या आरबीसी बाइकॉनकेव शेप की होती हैं। लेकिन ये जो बीमारी है, ये बीमारी एक तो जेनेटिक डिजीज है बेटा। जेनेटिक डिजीजेस क्या होती हैं? ऐसी बीमारियां जो बाय बर्थ आती हैं आपके बॉडी में। आपका जन्म हुआ तो आपके साथ एक बीमारी का भी जन्म हुआ, तो उस बीमारी को आप जेनेटिक डिजीज कहते हो, आप उसको आनुवंशिक बीमारी कहते हो। ये बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती हैं। आपको मिली आपके माता पिता से, आपसे जाएगी आपके बच्चों में, उनके बच्चों से उनके बच्चों में, उनके बच्चों से उनके बच्चों में, आगे से आगे दर पीढ़ी जो बीमारियां ट्रांसफर होती हैं उन्हें हम जेनेटिक डिजीज कहते हैं, उन्हें हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। और ये आनुवंशिक रोग जन्मजात ही आते हैं आपके बॉडी में। जब आपका जन्म हुआ तो साथ में उस बीमारी का भी जन्म हुआ बेटा, तो उन्हें हम जेनेटिक डिजीज कहते हैं। अब इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में आरबीसी का आकार चेंज हो जाता है, ऐसा बन जाता है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा आधा चांद है, आधे चांद जैसा लग रहा है ना, हाफ मून शेप हो जाता है। आरबीसी का आकार चेंज होकर कैसा हो जाता है? आधे चांद के जैसा हो जाता है। या घास काटते हैं ना, घास काटते हैं, घास काटने वाला आपने देखा होगा, उसको हसिया बोलते हैं, इंग्लिश में सिकिल बोलते हैं। तो आरबीसी का आकार हसिया के आकार का हो गया बेटा।
क्या हो गया, हसिया के आकार का हो गया। और हर साल आप बताओगे 19 जून को सिकिल सेल अनीमिया डे भी बनाते हैं। क्या इस दिन जागरूक करते हैं लोगों को इस बीमारी के लिए। बेटा क्या होता है इस बीमारी में, सुनो, आरबीसी का आकार चेंज होके आधे चांद जैसा हो जाता है, आधे चांद जैसा, या आप कहोगे आरबीसी का आकार सिकिल जैसा। सिकिल का मतलब होता है यहाँ पे हसिया, जिससे घास काटते हैं, उसके जैसा हो जाता है। अब एक बात बताओ, जब आरबीसी का काम है क्या, ऑक्सीजन और CO2 लेके जाना, अब आरबीसी का जब आकार ही चेंज हो गया तो क्या प्रॉपर ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट हो पाएंगी ऐसे लोगों में, नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे लोगों को चक्कर आते रहते हैं दिन में 2-3 बार, ऐसे लोगों में खून की कमी होती है, इन्हें डॉक्टर बार बार खून चढ़ाता है। तो इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, सिकिल सेल अनीमिया कहते हैं। आपसे पूछेगा सिकिल सेल अनीमिया कैसी बीमारी है, आप कहोगे आनुवांशिक बीमारी है। आपसे कहेगा उस बीमारी का नाम बताओ जिसमें आरबीसी का आकार चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है, हाफ मून शेप, आधे चांद के जैसा हो जाता है, या सिकिल के जैसा हो जाता है। तो बेटा इसका नाम क्या होता है, इसका नाम सिकिल सेल अनीमिया होता है। जब मैं आपको बीमारियों वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो ये फिर से आएगी बेटा, ठीक है, वहां तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी इसके बारे में। आगे बात समझ में। तो ये आरबीसी से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे अनीमिया, जैसे पॉलीसाइथेमिया, जैसे माइल्ड अनीमिया, जैसे सिकिल सेल अनीमिया। ये सारी बेटा कैसी डिजीज होती हैं, आरबीसी से संबंधित होती हैं, इसलिए हमें यहाँ पढ़ना पड़ा इनको। तो आरबीसी क्या होती है, कितनी होती है, कहाँ बनती है, क्या काम करती है, कमी होने से क्या, ज्यादा होने से क्या, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। अब हमारे ब्लड में जो दूसरे टाइप की सेल्स होती हैं, जो दूसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनको हम WBC कहते हैं, उनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे बेटा, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल, रक्त, सफेद रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं। बेटा हम लोग इनको WBC कहते हैं, वैसे इनको साइंस में एक नाम और देते हैं। क्या, इनका नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। जैसे हम आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, वैसे इनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो आपसे पूछ ले ल्यूकोसाइट्स कौन से प्रकार की ब्लड सेल्स को कहते हैं, तो ल्यूकोसाइट हम WBC को कहते हैं बेटा, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे जैसे आरबीसी में पढ़े थे ठीक वैसे वैसे पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, WBC कितनी होनी चाहिए। WBC सिर्फ हजारों में होती है बेटा, ये बात मैंने कल की क्लास में पढ़ाई थी आपको। ये संख्या में कितनी होती है, ये 8 से 10,000, लिखो 8,000 से लेकर 10,000 पर 100 ml HB, 100 ml हीमोग्लोबिन में कितनी होनी चाहिए, 8 से 10,000। WBC बेटा सबसे कम होती है सिर्फ हजारों में। कल पढ़ाया था आरबीसी मिलियंस में होती हैं, आरबीसी बहुत ज्यादा होती हैं इसलिए साइज में छोटी होती हैं। WBC आप बताओगे बेटा साइज में बड़ी है क्योंकि क्वांटिटी कम है। हाँ ब्लड कैंसर क्या होता है, आएगा आगे आएगा, ठीक है। चलिए थैलेसीमिया बेटा बाद में पढ़ाएंगे, आगे जब जेनेटिक डिजीज पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे थैलेसीमिया के बारे में, डोंट वरी ना। चलो सुनो, आरबीसी थी मिलियंस में, WBC है हजारों में। तो एक क्वेश्चन आता है कि आरबीसी और WBC की संख्या का अनुपात क्या है, तो बेटा 600:1 में होती है। अब आप निकालने मत बैठ जाना, बस आपको तो रट्टा लगा लेना है इसका, ठीक है। 600:1 में आरबीसी WBC होती है। नेक्स्ट जो WBC होती हैं वो भले ही मैम नंबर में कम है लेकिन साइज क्या होगा, बड़ा। तो मैं लिख सकती हूँ इट इज लार्जेस्ट ब्लड सेल। हाँ जी बच्चों लिख सकती हूँ क्या, हाँ जी मैम लिख दीजिए, इट इज लार्जेस्ट ब्लड सेल, सबसे बड़ी रक्त कोशिका है बेटा, ये सबसे बड़ी रक्त कोशिका है। क्योंकि संख्या में कम है इसलिए साइज में बड़ी होंगी बेटा। अब ये बताओ कि ये बनेंगी कहाँ, जहां खून बनता है वहीं पर तो आरबीसी WBC बनेंगी। खून कहाँ बनता है, बोन मैरो में। तो मैं लिख दूं कि इनका भी फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये कहाँ बनती हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है,
तो आप क्या बताओगे, ये भी बोन मैरो में बनती है। भाई जहाँ खून बनेगा वहीं तो खून के कंपोनेंट्स बनेंगे, तो ये भी कहाँ बनेगी, तो आप बताओगे बेटा ये भी बनती है बोन मैरो में, ये भी अस्थि मज्जा में बनती है। लिख दीजिए अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में बनेंगी बेटा, बन के हड्डियों से बाहर आ जाएंगी, खून में मिक्स हो जाएंगी। फिर कितने दिन तक सरवाइव करती हैं, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, इनका जीवन काल कितना होता है, मिनिमम 2 से 4 दिन। ये 2 से 4 दिन तो रहती ही रहती है। मैक्सिमम बेटा ये 21 दिन तक जिंदा रह सकती है। 21 दिन तक। एक बार तो एसएससी ने पूछा तो उसमें 12 ऑप्शन ठीक कर रखा था। ठीक है, सुनिए जरा। सुनो जरा, क्या डब्ल्यूबीसी का मिनिमम लाइफ स्पेन 2 से 4 दिन तो जिंदा रहती है और मैक्सिमम 21 दिन तक जिंदा रहते हैं बेटा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं, आगे आपको पढ़ाऊंगी मैं 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। और डब्ल्यूबीसी का काम होता है बीमारियों से बचाना। तो जिस टाइप की बीमारी होती है, जिस टाइप का इन्फेक्शन बाहर से आता है, उसके खिलाफ लड़ाई करती है। तो कोई कोई डब्ल्यूबीसी जल्दी मर जाती है, कोई कोई डब्ल्यूबीसी 20-22 दिन तक जिंदा रह सकती है। तो आपको याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन या फिर 21 दिन तक डब्ल्यूबीसी रह सकती है। जैसा काम वैसा ही वो क्या करते हैं बेटा, जैसे जैसे देवता वैसी पूजा होती है, वैसे ही बेटा इनका जैसा काम होता है, जैसा इन्फेक्शन होता है, उससे लड़ाई करनी होती है, उतने ही दिन तक ये जिंदा रहती है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर इनकी डेथ हो जाती है। फिर क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये मरने के लिए थोड़ी बहुत जाती है लीवर के पास, यकृत के पास, और ब्लड में ही मर जाती हैं। तो लीवर और ब्लड दोनों में मर जाती हैं बेटा ये। जैसे आरबीसी कहाँ जा रही थी, स्प्लीन और लीवर में जा रही थी ना, ये स्प्लीन में नहीं जाती हैं। ये थोड़ी बहुत लीवर में जाती हैं, जिसको यकृत या जिगर कहते हैं, बाकी ये खून में ही मर जाती हैं। अब बेटा जहां मरेंगी वहीं पर तो इनका रीजनरेशन होता है, तो ब्लड में ही ये वापस रीजनरेट होना शुरू हो जाती हैं। तो लिखिए, इनका रीजनरेशन कहाँ होता है, इनका पुनः निर्माण कहाँ होता है, तो ब्लड में ही ये वापस बनना शुरू हो जाती है। ब्लड में, खून में वापस बनना शुरू हो जाती है बेटा। जैसे आरबीसी कहाँ मर रही थी, स्प्लीन में ज्यादा मर रही थी, तो वो स्प्लीन में वापस रीजनरेट हो रही थी। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होती है वो आपके खून में ही वापस रीजनरेट होना शुरू हो जाती है। तो कहाँ बनी, बोन मैरो में। कितना दिन सर्वाइव रही, ये काम क्या होता है आगे बताएंगे। फिर मर जाती हैं, फिर ब्लड में जो मरती हैं वो वापस से रीजनरेट भी हो जाती हैं बेटा। ठीक है, अब सुनिए जरा मेरी बात ध्यान से। अगला क्या, डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस होता है, तो आप लिखिए न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी। बेटा कल मैंने पढ़ाया था कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि बेटा डब्ल्यूबीसी के पास केंद्रक पाया जाएगा। जी हाँ बच्चों, एक वेल मेच्योर न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी के पास होता है। डब्ल्यूबीसी जहां भी आपको मिलेंगी दिखने में, उनके पास न्यूक्लियस होगा ही होगा। जैसे मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगी, इसमें ये आपकी डब्ल्यूबीसी हैं, ये सारी, इन सब में देखना आप न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं। देखो इन सब में न्यूक्लियस है बेटा, इनमें न्यूक्लियस होते ही होते हैं। ठीक है, सुनिए, केंद्रक पाया जाता है। बात करते हैं शेप की, कि कैसी होती है दिखने में। बेटा इनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, शेप नॉट फिक्स्ड, इरेगुलर रहती है, अनिश्चित आकार की आती होती है, निश्चित आकार नहीं होता है बेटा। इनको जैसी जगह मिलती है ना वैसे ही बेटा ये फिट हो जाती है। इनका आकार निश्चित नहीं होता बेटा, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है। अभी काम समझाएंगे आपको। कभी कोई डब्ल्यूबीसी ऐसे रहती है, कभी कोई डब्ल्यूबीसी ऐसे रहती है, कभी कोई डब्ल्यूबीसी ऐसे रहती है। कैसे ही रह सकती है। आपने सुना होगा कि अमीबा जो होता है, अमीबा अपना क्या करता है, आकार चेंज कर लेता है ना। तो ऐसे ही बेटा जो अमीबा है
वो अपना आकार चेंज कर सकता है। ठीक ऐसे ही बेटा WBC भी क्या करती हैं, आप बताओगे, अपना आकार चेंज कर लेती हैं। तो कभी कभी कुछ बुक्स वाले क्या लिखते हैं बेटा, कुछ बुक्स वाले लिखते हैं कि WBC का आकार अमीबा के जैसा होता है। अब अमीबा के जैसा होने का मतलब क्या है, फिक्स नहीं है भाई। अमीबा भी कभी ऐसे रहता है, कभी ऐसे रहता है, कभी ऐसे रहता है। तो ना ही तो WBC का आकार फिक्स है, ना ही अमीबा का आकार फिक्स है। तो कुछ बुक्स वाले लिख देते हैं द शेप ऑफ WBC इज जस्ट लाइक अमोबोई शेप, है ना। इसका मतलब क्या होता है, अमीबा का भी आकार फिक्स नहीं है और WBC का भी आकार फिक्स नहीं है। अब RBC WBC में डिफरेंस देखो। RBC सबसे छोटी थी, ये बड़ी है, ये हजारों में है, वो मिलियंस में थी। दोनों बनती वही हैं जहां खून बनता है। उसका जीवन काल 120 दिन का था, इसका ये है। ये खून में वापस रीजनरेट होती हैं, वो स्प्लीन में होती हैं। RBC में न्यूक्लियस नहीं था, इसमें न्यूक्लियस है। RBC का आकार फिक्स है, मतलब फिक्स होना चाहिए, जबकि इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है बेटा, नॉट फिक्स्ड। निश्चित आकार की ये नहीं होती है। अब आ जाइए जरा, इनका फंक्शन क्या है, क्या काम करते हैं ये, इनका काम क्या है बेटा, इनका फंक्शन क्या है। ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी देती है। देखिए, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। ये रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं या बढ़ाते हैं। लिखो, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। व्हाट इज इम्यूनिटी, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इम्यूनिटी होता क्या है, सुनिए। हमारे बॉडी में बाहर से कोई बैक्टीरिया आया, जीवाणु आया, कोई वायरस आया, कोई जर्म्स, कोई कीटाणु, कुछ भी आ गया, इन्फेक्शन आ गया। इन्फेक्शन क्या होता है, जो हमारे शरीर में आके बीमारी करे उसे हम इन्फेक्शन या संक्रमण करते हैं। ठीक है, तो जब भी बाहर से कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई जर्म्स, कुछ भी आता है हमारे बॉडी में, शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन आता है, तो वो हमें बीमारियां करता है। अब उस इन्फेक्शन को मारने का, उससे लड़ने का काम WBC करते हैं, है ना। बीमारियों से बचाने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसको हम प्रतिरोधक तंत्र कहते हैं। तो उसी का हिस्सा होती है ये, इनको हम इम्यून सेल्स कहते हैं। ये क्या करती हैं, जब भी बाहर से कोई बीमारी करने वाला एजेंट आता है, जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस, तो उससे लड़ाई करती हैं और उसको मार गिराती हैं। अगर ये लड़ाई नहीं करती तो वो इन्फेक्शन हमें बीमारियां कर देगा बेटा। अगर कोई वायरस आएगा तो वो वायरस डिजीज कर देगा, कोई बैक्टीरिया आएगा तो बैक्टीरिया डिजीज कर देगा, कोई जर्म्स आएंगे तो कोई इन्फेक्शन हो जाएगा हमें। तो कहने का मतलब है, जब भी हमारे शरीर के अंदर बाहर से कोई संक्रमण आता है हमें बीमारी करने के लिए, उस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई करती हैं, उससे फाइट करती हैं, उसको मार गिराती हैं और हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है WBC। इसीलिए हम कहते हैं ये इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। WBC क्या करती हैं, डिफेंड करती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बनाती हैं, किसके अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इसलिए बेटा इनके देखो क्या क्या नाम पड़े हैं। WBC को आप क्या क्या बोलते हो, सुनिए। WBC के अन्य नाम क्या क्या है, किस किस नाम से पुकारते हो आप WBC को कह सकते हो इम्यून सेल। क्या कह सकते हो, इम्यून सेल्स, यानी कि हमारे बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली कोशिकाएं। आप WBC को कह दो सोल्जर सेल। जैसे सोल्जर भाई हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो सीमा पे सुरक्षा करते हैं, सैनिक भाई, है ना, ताकि हमारी सीमा से कोई भी आतंकवादी या कोई दुश्मन अंदर ना आ जाए हमारे क्षेत्र में। ऐसे हमारे बॉडी की सुरक्षा करने वाली सैनिक कोशिकाएं हम WBC को कहते हैं, ताकि बाहर से कोई भी इन्फेक्शन ना आए, है ना, और हमें बीमारी ना करे। तो इसीलिए हम इनको बॉडीगार्ड सेल्स भी कहते हैं बेटा। जैसे बॉडीगार्ड होते हैं, मोदी जी के चारों तरफ बॉडीगार्ड्स रहते हैं ताकि मोदी जी पे कोई अटैक ना हो जाए, ऐसे हमारे बॉडी में भी बॉडीगार्ड सेल्स हैं, हमारे बॉडी में अटैक ना कर दे। कौन, इन्फेक्शन।
ठीक है। और इन्फेक्शन से फाइट करते हैं तो इन्हें फाइटर सेल्स भी कहते हैं बेटा। इन्हें लड़ाई करने वाली कोशिकाएं, इन्हें इम्यून सेल्स, इन्हें बॉडीगार्ड सेल्स, इन्हें सोल्जर सेल्स, ये सारे नाम बेटा आप बताओगे। डिफेंस सेल्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। ये डिफेंड करेंगे किसको? इन्फेक्शन को। तो ये सारे नाम WBC के होते हैं बेटा। जैसा काम वैसा नाम, है ना, ठीक है। जैसा भावना, मुझे नहीं पता बेटा कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? आप एक बार टेक्निकल टीम को फोन करके पूछ लीजिए कोई प्रॉब्लम चल रही है तो। आई बात समझ में? आरबीसी ने क्या काम किया था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का ट्रांसपोर्ट किया था हीमोग्लोबिन की सहायता से। WBC ने क्या किया? इम्यूनिटी बढ़ाने का काम, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। अगर आपके बॉडी में WBC कम हो जाए तो सिंपल सी बात है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर। इम्यून सिस्टम कमजोर का मतलब है आपको कोई भी बीमारी कभी भी हो सकती है बेटा, कोई भी बीमारी कभी भी हो सकती है। इसीलिए हम ये सारे नाम WBC के रखते हैं बेटा। तो एग्जाम में आ जाए कौन सी ब्लड सेल्स इम्यून सेल्स कहलाती हैं, कौन सी ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ाई करने का काम करती हैं, तो वो कौन सी सेल्स हैं? तो आप क्या बताओगे बेटा? वो आपकी ये सेल्स हैं, ठीक है। ये सारे नाम आते हैं एग्जाम में। बॉडीगार्ड सेल्स किसको कहते हैं, फाइटर सेल्स किसको कहते हैं, जैसे नाम आते हैं सब सारे, राइट। अब मैम हमें बीमारियां तो बहुत टाइप की होती हैं, तो WBC के भी टाइप्स हैं। आइए जरा देखते हैं क्या क्या टाइप्स हैं। आइए जरा बात हो जाए WBC के टाइप्स पे। चलिए आइए ऊपर लिखेंगे WBC, या टाइप्स ऑफ WBC ही लिख लो, टाइप्स ऑफ WBC। WBC के प्रकार, यहां से बहुत क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ध्यान से पढ़ना। देखो सबसे पहले हम WBC को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कैटेगरी जिसको बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स हिंदी में सेम नाम है, ग्रैन्युलोसाइट बोलेंगे, या हिंदी में आपको कणिकामय भी लिख सकता है, कणिकामय WBC। अभी नाम पे बात करेंगे, इनके नाम कैसे पड़े हैं। कणिकामय WBC। दूसरी तरफ लिखो एग्रैन्युलोसाइट्स। एग्रैन्युलोसाइट्स हिंदी में बोलते हैं एकणिकामय। बेटा ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है? कण, छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे ऐसे। तो ऐसी WBC जिसके सरफेस पर, सुनिए सुनिए ध्यान से, ऐसी WBC में WBC को कैसे भी बना सकती हूँ, है ना, ऐसा बना दूं, ऐसा बना दूं, कैसा भी बना दूं, क्योंकि आकार तो इसका फिक्स नहीं है बेटा, तो कैसे भी बना सकती हूँ, ठीक है। चलिए सुने, ऐसी WBC जिसके सरफेस एरिया पर ऐसे डॉट पार्टिकल, ऐसे ग्रैन्यूल, ऐसे कण पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कणिकामय WBC। ये ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है पार्टिकल्स, कण कण, तो कणिकामय WBC पड़ गया नाम। ऐसी WBC जिसके सरफेस एरिया पर ऐसे कण, ऐसे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ग्रैन्युलोसाइट कहते हैं। और बेटा ऐसी WBC जिसके सरफेस एरिया पर ऐसे ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। क्या आपको समझ में आई मेरी बात? परिभाषा कोई नहीं पूछता, टाइप से क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसी WBC जिसके सरफेस एरिया पर ऐसे डॉट पार्टिकल्स होंगे प्रेजेंट, उसे ग्रैन्युलोसाइट कहते हैं। और ऐसी WBC आगे तीन सब टाइप्स बनाती हैं। कौन कौन से? लिखिए, एक नंबर पे लिखो बेसोफिल्स। ये नाम आपको याद करने हैं बेटा। नंबर 1 पे क्या लिखोगे? बेसोफिल्स। अभी फोटो दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। दूसरे लिखो इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स एस लगा देना क्योंकि ज्यादा होती हैं। और तीसरे लिखोगे आप न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सेम नाम हिंदी में है। इसका मतलब मैम
ये 3 वो WBC हैं जिनके सरफेस पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, और ये 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। कभी ना कभी आपने ये नाम सुने होंगे। आप अपनी रिपोर्ट्स, ब्लड की रिपोर्ट देखते हो तो उसमें भी सेम नाम लिखे हुए आते हैं बेटा। मैंने कहा था ना आप CBC करवाते हो, उसमें ये सारे नाम लिखे हुए आते हैं बेटा। इसको मोनोसाइट्स ही कहते हैं, इसको लिम्फोसाइट्स ही कहते हैं। तो मुझे ये बताओ टोटल कितने टाइप की WBC हो गई? फटाक से बताओ। हम दिख नहीं रहा, दिख तो एकदम सही रहा है। आप अपना इंटरनेट सही करो बेटा, एकदम सही दिख रहा है बेटा। हाँ, टोटल 5 टाइप की WBC। अब मैं आपको 4 क्वेश्चंस बता रही हूँ सीधे जो एग्जाम में आते हैं। देखो एक बार फिर से बताएं, WBC को हमने पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है? क्या? अच्छा पहले फोटो दिखाते हैं आपको, फिर अपन बात करें। ये रही, मैंने कहा WBC को 2 कैटेगरी में, ग्रैन्युलोसाइट्स, एग्रैन्युलोसाइट्स। इसके 3 टाइप, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। हाँ जी मैम, देख लिया, दिखा दिया। अभी ये बात करेंगे इन सब पे बात करेंगे, कौन कैसे दिखती है, ठीक है? आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, हमारे खून में सबसे ज्यादा कौन सी WBC होती है? सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होती हैं 60 से 65% में। ये मैक्सिमम पाई जाती है हमारे खून में, ठीक है? सबसे कम लिख दो बेसोफिल्स के आगे, ये सबसे कम होती हैं, मिनिमम होती हैं, पॉइंट में होती है, 0 पॉइंट में होती हैं। आपको संख्या, आपको परसेंटेज नहीं याद करना है। फिर पूछता है सबसे बड़ी WBC, इट इज द लार्जेस्ट WBC। मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC है, इट इज लार्जेस्ट WBC, यानी कि सबसे बड़ी WBC। लिम्फोसाइट इज द स्मॉलेस्ट WBC, ये सबसे छोटी WBC है। अरे बच्चों क्या समझे? 4 काम समझ गए आप? 4 क्वेश्चन समझ गए? सबसे ज्यादा किसमें होती है, सबसे ज्यादा कौन सी WBC है, सबसे कम कौन सी WBC है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है? हाँ बेटा शेप दिखाऊंगी, इन सब के न्यूक्लियस पे भी बात करूंगी।